तो आज की हमारी कंपनी है सुला विनयार्ड्स। ये इंडिया का टॉप का प्लेयर है ग्रेप वाइन में। इसको सिलेक्ट करने का मेन रीज़न देख लेते हैं पहले। तो ये हैं टॉप की अल्कोहल कंपनीज इंडिया में। इसमें पहली चीज़ ये देखें, जो किसी ना किसी सेगमेंट के लीडर्स हैं उनकी पीई रेशो बहुत हाई है। तो कंपैरेटिवली सुला एक सस्ता स्टॉक है इवन इन प्राइस टू बुक वैल्यू, और आरओसीई भी अच्छी है और ईयर ऑन ईयर बेहतर होती जा रही है। तो शुरू करते हैं इनके बिजनेस से। इनका बिजनेस दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। जो मेन पार्ट है वो है वाइन बनाकर बेचना। थोड़ा बहुत ये इंपोर्ट भी करते हैं, लेकिन मेनली ये सारा खुद से बनाकर बेचते हैं। तो इसमें से इनका 90% रेवेन्यू आता है। दूसरा जो बिज़नेस है वो है वाइन टूरिज़्म। इसमें इन्होंने होटल जैसे रिसोर्ट्स बोल सकते हैं, जहाँ रेस्टोरेंट्स हैं, यहाँ पे लोग आते हैं जैसे वेकेशन पे घूमने जाते हैं वैसे, और यहाँ पे ये लोगों को अपनी वाइन बनाने की प्रोसेस भी दिखाते हैं और उनको वाइन टेस्ट भी करवाते हैं। तो 10% के आसपास रेवेन्यू इससे आता है। तो जो इनका मेन बिजनेस है वाइन का, उसमें ये कंपनी लीडर है इंडिया में। इनके पास 50% से ज़्यादा मार्केट शेयर है। ये बिजनेस मेनली महाराष्ट्र और कर्नाटका से आता है। रेड वाइन, स्पार्कलिंग वाइन, वाइट वाइन, ये सभी में डील करते हैं। आज के टाइम पे इनके पास 55 प्लस प्रोडक्ट्स हैं, जिनमें से मोस्टली इनके खुद के हैं। थोड़ा बहुत ये इंपोर्ट भी करते हैं। 250 रुपीज़ से लेकर 2000 रुपये तक इनके पास डिफरेंट कैटेगरी के प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, और अब ये कंपनी प्रीमियम प्रोडक्ट्स पे फोकस कर रही है। आज के टाइम इनका 75% रेवेन्यू इलाइट एंड प्रीमियम प्रोडक्ट से ही आ रहा है। 3 साल पहले ये 70% से भी कम था। तो महंगे प्रोडक्ट्स की तरफ जा रही है ये कंपनी। आप देख सकते हो कि पहले काफ़ी रेवेन्यू इंपोर्ट किए हुए प्रोडक्ट्स से आता था, जिसको इन्होंने खुद के प्रोडक्ट से रिप्लेस किया है। तो अब वो सारा रेवेन्यू भी कंपनी के पास ही आ रहा है, क्योंकि एक एक करके इन्होंने खुद के प्रोडक्ट्स लॉन्च कर दिए सभी कैटेगरीज में। वाइन बनाने के लिए आपको चाहिए ग्रेप, तो इसके लिए सुला ने बहुत से फार्मर्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रखे हैं, जो 10 से 12 साल तक के टाइम के लिए हैं। तो हार्वेस्टिंग से लेकर पैकिंग तक सारा काम ये खुद से करते हैं। ये भी पॉजिटिव पॉइंट है कंपनी के लिए। अगर इनके डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो सुला सभी स्टेट्स में जिनमें अल्कोहल अलाउड है वहाँ सेल करती है अपनी वाइन। टोटल 13,000 प्लस रिटेल टच पॉइंट्स हैं। इनमें होटल्स, रेस्टोरेंट्स और कैफ़े भी इंक्लूड किए हैं। ये भी पॉजिटिव पॉइंट है, क्योंकि इंडिया में जो सारी अल्कोहल इंडस्ट्री है, इसका डिस्ट्रीब्यूशन का काम सिर्फ 3-4 लोग ही करते हैं। अगर इनके साथ आपकी अंडरस्टैंडिंग सही ना हो तो पैन इंडिया प्रोडक्ट डिलीवर करना लगभग इम्पॉसिबल है। तो 25 इयर्स में ये काम तो इन्होंने अच्छे से हैंडल किया है। अब सेकंड बिजनेस जो है वो है वाइन टूरिज़्म का। रेवेन्यू के हिसाब से तो ये 10% कमाई करवाता है, लेकिन ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इसमें कंपनी के पास वाइन टेस्टिंग रूम्स, विनयार्ड रिजॉर्ट्स और सुला फेस्ट नाम से फेस्टिवल होस्ट करते हैं। इनके पास 2 रिजॉर्ट्स हैं। इसमें 2 से लेकर 8 लोगों तक के लिए रूम्स अवेलेबल होते हैं। टोटल 100 के आसपास रूम्स हैं, और इनकी इतनी डिमांड है कि वीकेंड पे ये मिलते ही नहीं हैं लोगों को, प्री बुक्ड रहते हैं। इनका जो एवरेज रूम रेवेन्यू है वो 10,000 रुपीज़ है। फाइनेंशियल ईयर 24 में जो टोटल नंबर ऑफ विजिटर्स हैं वो 4,35,000 है ओवरऑल।
ये रिजॉर्ट्स इनके महाराष्ट्र गुजरात के बॉर्डर के पास हैं। तो गुजरात में अल्कोहल बैन है, महाराष्ट्र में लोगों का अच्छा खासा बिजनेस है, तो अच्छी इनकम वाले लोग हैं जो सारा वीक काम करते हैं, तो ये लोग वीकेंड पे रिलैक्स होने के लिए कहीं तो जाएंगे। तो इनको टारगेट करके ये बिज़नेस चलाया जा रहा है। और ये इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये बिज़नेस 21% से इंक्रीज़ हुआ है लास्ट ईयर से। तो आगे भी ये तेज़ी से कंपनी के प्रॉफिट्स इंक्रीज़ कर सकता है। इसमें कंपनी इन्वेस्ट भी कर रही है। तो ये है सारा बिज़नेस। और अब बात करते हैं पॉजिटिव नेगेटिव पॉइंट्स की। जैसे पहले मैंने बताया कि ये स्टॉक बाकी कंपनीज के कंपैरेटिवली लो पीई पे ट्रेड हो रहा है। दूसरा, अगर आप प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखोगे तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स लगातार 30 प्लस चल रहे हैं। ये काफ़ी बड़ी बात है और किसी कंपनी में ये इतना हाई नहीं होता। सेकंड है, इंडिया में अल्कोहल मार्केट वैसे तो सिंगल डिजिट से ग्रो कर रही है, लेकिन बियर और वाइन ये दोनों डबल डिजिट में ग्रोथ कर रहे हैं। मतलब 17% से 31% तक ग्रोथ बता रहे हैं डिफरेंट एनालिस्ट्स। फर्दर इसके लिए आप रिसर्च रिपोर्ट्स, ब्रोकर रिपोर्ट्स को फॉलो कर सकते हो। जो ट्रेंड है वो लो अल्कोहल प्रोडक्ट्स की तरफ जा रहा है, जिसमें बियर एंड वाइन आते हैं, तो ये इनके लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है। नेक्स्ट पॉजिटिव पॉइंट है कि सुला ऑलरेडी 50% से ज़्यादा मार्केट शेयर के साथ मार्केट लीडर है। इन्होंने इंडिया में ना सिर्फ अपना बिजनेस बनाया है, साथ ही इंडिया में वाइन कल्चर भी डेवलप किया है। तो इसके इनके पास काफ़ी एडवांटेजेस हैं। पहले तो हर एक प्राइस सेगमेंट में इनके जो प्रोडक्ट्स हैं वो बाकी प्लेयर्स से ज़्यादा हैं और टोटल प्रोडक्ट्स भी ज़्यादा हैं। सेकंड, पैन इंडिया रीच की बात करें तो वो भी इनकी ज़्यादा है। और वाइन बनाने के लिए जो सबसे मेन रॉ मटेरियल है वो है ग्रेप्स, अंगूर। इसके लिए सुला के पास 2600 एकर्स का लैंड है और बाकी किसी वाइन कंपनी के पास 500 एकर्स भी नहीं है। और इसमें जो फार्मर्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं वो 10-12 साल के लॉन्ग पीरियड्स के लिए होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि कोई भी न्यू कंपनी आसानी से ये काम शुरू कर लेगी। ऑन एन एवरेज सुला हर साल 2 नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करती है। इसके लिए ये पहले टेस्ट के अकॉर्डिंग मार्केट में डिमांड चेक करते हैं, फिर चेक किया जाता है कि क्या उसमें यूज़ होने वाले ग्रेप्स की किस्म और क्वालिटी इंडिया की क्लाइमेट कंडीशंस में सही रहेगी। क्योंकि अगर रॉ मटेरियल में ही प्रॉब्लम आएगी तो फाइनल प्रोडक्ट को कैसे कंटिन्यू किया जा सकता है। और उसके बाद उसका प्राइस डिसाइड होता है जो पीयर्स के प्रोडक्ट से बहुत महंगा ना हो और प्रॉफिट भी अच्छा दे। वैसे इनका बिजनेस मेनली महाराष्ट्र और कर्नाटका में है, लेकिन अब ये बाकी स्टेट्स में भी डाइवर्सिफाई हो रहा है। और लो अल्कोहल प्रोडक्ट्स में जो लोगों ने इंटरेस्ट दिखाया है उस पे कंपनी ने भी इसमें आरटीडी प्रोडक्ट्स के जैसे वाइन को कैंस में अवेलेबल करवाया और इस पे काफ़ी अच्छा रिस्पांस भी मिला है इन्हें। इसके अलावा कंपनी ने लास्ट 2-3 साल में यॉर्क वाइनरी और एनडी वाइनरी इन 2 छोटी कंपनीज को एक्वायर किया है, जिसके चलते अब इनकी टोटल कैपेसिटी 16.7 मिलियन लीटर हो चुकी है। और इससे भी बड़ा पॉइंट कंपनी ने लेटेस्ट अपडेट्स में बोला कि अब हम सिर्फ वाइन्स तक लिमिटेड नहीं रहेंगे, बाकी अल्कोहलिक प्रोडक्ट्स में भी डील करेगी कंपनी।
तो अगर नेगेटिव पॉइंट्स की बात करें तो मोस्टली नेगेटिव पॉइंट्स सेम ही होते हैं अल्कोहल कंपनीज के लिए, जैसे हाई टैक्सेस, नो एडवर्टाइजमेंट वगैरह वगैरह। और ये सब हमने इस वीडियो में कवर भी किया है। अगर अभी तक नहीं देखी ये वीडियो तो ज़रूर देख लें। इसके बाद जो नेगेटिव पॉइंट्स सिर्फ कंपनी से लिंक्ड हैं वो तो डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले आज के टाइम जो फॉरेन कंट्री से वाइन इंपोर्ट की जाती है उस पे 150% के आसपास टैक्स लगता है। इन केस ये टैक्स कम कर दिया गया जहाँ हटा दिया गया तो फॉरेन प्लेयर्स भी काफ़ी लो प्राइसेस पे वाइन सेल कर पाएंगे इंडिया में, जो सुलह के लिए दिक्कत हो सकती है। दूसरा, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने वैट रिफंड स्कीम को दोबारा लागू किया है 2027-28 तक, लेकिन इसमें कुछ चेंजेस किए गए हैं जिनके चलते सुलह के प्रॉफिट्स पे थोड़ा इफेक्ट देखने मिल सकता है। नेक्स्ट, कंपनी इस वक्त 30+ के EBITDA मार्जिन्स कैरी कर रही है, लेकिन ये सस्टेनेबल नहीं है। मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग 27-28 तक ये नीचे जा सकते हैं, तो ये भी एक नेगेटिव पॉइंट है। एक और नेगेटिव पॉइंट है वो है क्लाइमेट चेंज का। जैसे 2024 में नॉर्थ इंडिया में हीट वेव्स का काफ़ी इफेक्ट देखने मिला, तो ये कंडीशंस एक बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती हैं ग्रेप्स के लिए। ग्रेप्स को अगर रिक्वायर्ड टेम्परेचर और बाकी कंडीशंस ना मिली तो ये फसल खराब हो सकती है। वाइन मेकिंग कोई आसान प्रोसेस नहीं होती। वाइन बनाने वाले स्किल्ड वर्कर्स कंपनीज ही खुद तैयार करती हैं, क्योंकि इसका कोई ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट तो है नहीं इंडिया में, तो ये भी एक प्रॉब्लम रहती है इस सेक्टर में। अब नेक्स्ट पॉइंट ध्यान से समझो। ये कंपनी इस टाइम एक्विजिशन कर रही है, थोड़ा बहुत केपेक्स भी किया जा रहा है और नए प्रोडक्ट्स भी लॉन्च कर रहे हैं, तो इसके लिए पैसा चाहिए होता है। तो कंपनी पे 300 करोड़ के आसपास का डेट है, लेकिन ऐसे टाइम पे भी कंपनी ने 2024 में 2 बार डिविडेंड दिया। तो जब कंपनी पे डेट है और आगे कंपनी को और पैसा चाहिए फर्दर बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए, तो आप डिविडेंड के रास्ते पैसा क्यों बांट रहे हो? तो ये मेरी समझ में तो नहीं आ रहा। जहाँ तो कंपनी की जो ग्रोथ की बात की गई है वो ग्रोथ स्लो होती दिखाई दे रही है मैनेजमेंट को, जहाँ फिर बड़े इन्वेस्टर्स, जहाँ प्रमोटर्स को पैसे की ज़रूरत है तो वो खुद लोन ना लेकर कंपनी पे डेट का बर्डन डालकर वो खुद पैसा ले रहे हैं, जो कि अच्छी बात नहीं है। इससे कंपनी की स्टॉक की वैल्यूएशन पे भी डेंट होता है, तो इस पे मैनेजमेंट को सोचना चाहिए। और लास्ट पे जो इस कंपनी का सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट है वो है कि प्रमोटर्स लगातार अपना स्टेक सेल करते जा रहे हैं। आज के टाइम पे उनके पास सिर्फ 25.47% ही स्टेक बचा है। स्पेशली स्मॉल कैप स्टॉक्स में प्रमोटर्स के पास अगर 50% से कम स्टेक है तो उसको अच्छा नहीं माना जाता। तो ये थे सारे नेगेटिव पॉइंट्स। हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। वहाँ पे कोई स्टॉक टिप तो नहीं मिलेगी, लेकिन हम जिस भी स्टॉक के बारे में स्टडी करते हैं वहाँ पे उसके बारे में डिस्कस ज़रूर करते रहते हैं। तो अगर आप एक पोजीशनल ट्रेडर हो, जहाँ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो, तो आप इस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। ये सभी के लिए ओपन है, कोई भी वहाँ पे मैसेज कर सकता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एडमिन ही मैसेज करेगा। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप ज्वाइन कर सकते हो। फाइनली अगर टेक्निकल चार्ट की बात करें तो कोई खास पैटर्न नहीं दिखाई दे रहा स्टॉक में, और हमारा काम है आपको कंपनी के बारे में डिटेल में समझाना, ताकि बाय और सेल आप खुद से डिसाइड कर सको। वैसे भी सेबी के रूल्स के अकॉर्डिंग
हम आपको बाय या सेल के लिए नहीं बोल सकते, लेकिन अगर आप बाय करना चाहते हो इस स्टॉक को तो सेफ्टी के लिए इसको एक बार में बाय ना कीजिए। 2-3 पार्ट्स में अपना कैपिटल डिप्लॉय करोगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो ये था हमारा आज का वीडियो। ऐसी और वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। तो फिर मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।